हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुका हूं और अभी हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। अ वर्कर पेड 10,000 पर मंथ एंड अ डियरनेस अलाउंस ऑफ 2,000 per month. Worker contribution to Provident Fund is at the rate of 10% and employer also contributes the same amount as the employee. तो यहाँ तक की जो लाइन लिखी हुई है इसमें यही बताया गया है कि वर्कर की जो सैलरी है वो क्या है, उसका डीए क्या है और प्रोविडेंट फंड में वो कितना परसेंट डालता है। ये जो 10% है ये बेसिक का है या बेसिक प्लस डीए का है, गिवन नहीं है, तो आप सुटेबल एजम्पशन ले सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का होगा। The Employees State Insurance Corporation ESIC premium is 6.5% of the wages, of which 1.75% is paid by employees. तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा कि इस प्रीमियम का जो 6.5% प्रीमियम आ रहा है इसमें से एम्प्लॉयज सिर्फ 1.75% ही पे करते हैं, बाकी एम्प्लॉयर पे करता होगा। इट इज़ द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच ईयर। तो 2 महीने की सैलरी बोनस के फॉर्म में मिलती है। आगे देखते हैं, आपके पेज नंबर 2 पे देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 ऑफ 8 hours ईच, यानी 300 दिन काम किया जाता है और हर दिन 8 घंटे काम किया जाता है। आउट ऑफ दीज द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 days लीव एज फुल पे, यानी कि 300 वर्किंग डेज में भी 15 दिन की वो छुट्टी ले सकता है जिसके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। आपको कैलकुलेट करनी है वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस। ठीक है जी, कॉस्टिंग पर्पस के लिए क्या होता है कि एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय कितना हमारा एम्प्लॉय काम करेगा, वो आपका निकल कर आ जाएगा कि 1 घंटे के एम्प्लॉयर के कितने लग रहे हैं। जैसे कि रेट कैलकुलेशन हम करते हैं तो वर्कर्स को कितना देना पड़ रहा है वो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे वेजेस पेड टू वर्कर्स कितनी है सर। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को क्या क्या देगा उसे आप टोटल कर लीजिए। तो 10,000 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इतना तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। इसके साथ साथ वो कुछ कंट्रीब्यूशन भी देगा जिसमें 10% तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है जो मैंने बेसिक प्लस डीए का 10% लिया है, और ईएसआई का भी कंट्रीब्यूशन है। 6.5% टोटल कंट्रीब्यूशन है जिसमें से एम्प्लॉय जो है 1.75% देता है, तो यानी कि 4.75% एम्प्लॉयर देता है। दैट मीन्स कि इतना पीएफ का कंट्रीब्यूशन और इतना ईएसआई का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। साथ ही में साल में एक बार बोनस दिया जाता है जो कि 2 महीने की सैलरी के बराबर है, यानी कि बेसिक प्लस डी हो गया 12,000 और 12,000 का दुगना हो गया 24,000। ये कुल मिलाकर एम्प्लॉय को मिलता है। तो आपने टोटल कर लिया 1,89,240 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए जितने घंटे इफेक्टिवली एक एम्प्लॉय काम करेगा। तो कितने दिन काम करेगा इफेक्टिवली आपको पता है, 300 दिन तो काम करना चाहिए, जिसमें से 15 दिन की वो पेड छुट्टियां ले सकता है। यानी कि अगर वो 285 डेज भी काम करता है 8 घंटे के हिसाब से, यानी कि वो 2280 आवर्स भी काम करता है तो भी उसको इतने रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी तो पेड है और 300 दिन का वर्किंग डे होता है जिसमें 8 घंटे पर डे के हिसाब से होता है। तो 300 दिन ना भी काम करे, 285 डेज भी काम कर ले 8 घंटे के हिसाब से, पैसे इसको पूरे मिलेंगे। दैट मीन्स कि इसको इतने जो पैसे मिल रहे हैं 1,89,240, ये 2,280 आवर्स काम करने के इसको मिलेंगे, और इसीलिए वेज रेट पर आवर कॉस्टिंग पर्पस के लिए 83 रुपीज़ आ गई। ठीक है जी, ये रेट निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हेल्प करेगा। छोटा सा क्वेश्चन है पर रेट निकालने में आपकी हेल्प करेगा। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की, उसको एक बार देख लेते हैं। रीड करना मेरे साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द एम्प्लॉयज आवर रेट ऑफ अ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे है 10,000 पर मंथ, डीए है 3,000 पर मंथ, और फ्रिंज बेनिफिट्स कुछ मिलते हैं 1,000 पर मंथ के। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 एंड 20 days आर अवेल्ड ऑफ एज हॉलीडेज ऑन फुल पे इन अ ईयर। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 15 दिन की छुट्टी ले सकते थे पेड बेसिस पर
वैसे ही यहाँ पर 20 दिन की छुट्टियाँ ले सकते हैं पेड बेसिस पर। एज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स, हर दिन 8 घंटे काम करना होगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप सबका टोटल कर लीजिए। आइए देखते हैं, जो भी वेजेस मिल रही है सबका टोटल कर लीजिए। बेसिक पे एक महीने की है 10,000, तो 12 महीने की हो गई 1,20,000, 1,20,000। सिमिलरली डीए है 3,000 पर मंथ, हो गया 36,000। एंड फ्रिंज बेनिफिट है 1,000 पर मंथ, हो गया 12,000 पूरे साल का। टोटल इतना एम्प्लॉय को पैसा देना है, और कितने आवर्स के लिए देना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 डेज हैं, जिसमें से 20 डेज वो काम नहीं करेगा तो भी चलेगा। दैट मीन्स 280 डेज काम करने के, जिसमें कि एक दिन के 8 घंटे होते हैं, तो टोटल 2240 काम करने के, 2240 आवर्स काम करने के इतने रुपए मिलेंगे। तो एक घंटे काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? 75 रुपीज़। आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी नोट्स में। आइए देखते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये भी सिखाया हुआ है। और आपका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मुझे याद है हमने नोट्स में किया था, एंड में किया था। तो हमने टर्नओवर निकालना सीखा था, एम्प्लॉय टर्नओवर कैसे निकालते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, उसे हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसे समझेंगे, और फिर हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड इज वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर इन द फैक्ट्री, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो लास्ट ईयर में इनका एम्प्लॉय टर्नओवर हुआ था, उस पे इन्होंने कितना प्रॉफिट गवा दिया, उसकी वजह से कितना प्रॉफिट गवा दिया वो आपको बताना है। पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट का कितना नुकसान हो रहा है, और फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि एम्प्लॉय टर्नओवर के कारण क्या हैं। लास्ट ईयर की आपकी सेल्स थी 83,03,300 और पीवी रेशियो था 20%। सर ये पीवी रेशियो नहीं समझ में आया क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग में दोबारा से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में पीवी रेशियो समझा देता हूँ। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो सेल्स होती है, अगर उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आप समझते हैं? सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट्स। अब हाँ, ये भी सही है कि अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस भी आ सकता है, वो अलग बात है। बट आप अगर सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे और उस कॉस्ट के दो टुकड़े कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में, तो आपके पास प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस करें या कॉस्ट के दो टुकड़े कर कर माइनस करें, बात तो एक ही पड़ेगी। यहीं पर आपका सारा खेल आता है। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना दोस्तों, अगर आप एक एडिशनल यूनिट बेच रहे हो, पार्ले जी की एडिशनल यूनिट जब 5 रुपये की बिक रही है, तो 3 रुपये की तो मैनेजमेंट की कॉस्ट भी लग रही है। यानी कि कॉस्ट तो लगेगी हर यूनिट को बनाने की। अगर ये सेल नहीं होती तो यूनिट बनाते भी नहीं और कॉस्ट भी इनकर नहीं होती। यानी कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, और वो तो आप जितनी सेल्स करोगे उसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज में लगती रहेगी। चाहे तो आप इसको पर यूनिट निकाल लीजिए या फिर आप सेल्स का एक परसेंटेज निकाल लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है जी। इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है सर, जब मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग करते हैं तो सेल्स में से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी सेल्स होगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट उससे हिसाब से ज़्यादा आएगी। जितनी सेल्स होगी उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी। सेल्स कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, यानी उसी रेशो में रहेगी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर हम एक टर्म का नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके नाम देते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उसमें से फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आता है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दोस्तों, इसको अगर मैं सेल से डिवाइड कर दूं मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे मैं बोलता हूं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। यानी कि सेल्स का कितना परसेंटेज मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 100 रुपये की सेल्स करता हूं जिसमें 80 रुपये की मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है एक यूनिट पर। सभी यूनिट पर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा उसका टोटल लिखूंगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आएंगे। ठीक है जी।
यहाँ पर जो 20 रुपये पर यूनिट पर कॉन्ट्रीब्यूशन निकल रहा है 80 रुपीज़ की जो वेरिएबल कॉस्ट है माइनस करने के बाद, तो मैं कह सकता हूँ 100 का 20% मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, यानी कि पीवी रेशो है। अगर 20% मेरा पीवी रेशो है तो मुझे पता है 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स है। सही बात है ना? अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज है ऑन सेल्स उसे हम पीवी रेशो बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बोलते हैं। तो अगर 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है तो 80% वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो होगा, तभी तो सेल्स 100 है और 20% कंट्रीब्यूशन 80% वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में 20% पीवी रेशो गिवन है, यानी कि जितनी सेल्स आप करते हो उसका 20% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन आता है, यानी कि 80% वेरिएबल कॉस्ट लगती है, माइनस करने के बाद बाकी कंट्रीब्यूशन आता है। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज 4.45 लाख आवर्स, यानी कि सारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज ने मिलकर काम किया और उसके बाद ये 4,45,000 आवर्स काम कर पाए पूरे साल में। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिलेज बाय द पर्सोनल डिपार्टमेंट, जो कि एचआर डिपार्टमेंट है, उसने कुछ डिले कर दिया इन फिलिंग द वैकेंसीज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से जो लेट वैकेंसीज फिल हो रही है, यानी कि वैकेंसी को फिल करने में टाइम लग रहा है, उसकी वजह से 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट हो गए सर। यानी कि अगर मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता और मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम करते रहते तो 1 लाख आवर्स की मैं और प्रोडक्शन करवा पाता। अब 1 लाख आवर्स की और प्रोडक्शन होती तो जाहिर सी बात है उसमें सेल्स होती तो उसका 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आता। अगर मैं 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स में काम करवाऊंगा तो सेल्स तो होगी, साथ में मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरे पास कंट्रीब्यूशन और आता, कुछ ना कुछ गेन ही होता जो कि मैं नहीं कर पाया। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड, यानी कि ये जो एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स हैं 4.45 लाख के, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दैट इंक्लूड्स 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, जो नए बंदे आते हैं, पिछले साल भी तो हुआ होगा ना सर, पिछले साल भी एम्प्लॉय गए होंगे आए होंगे, तो जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं, पिछले साल की बात कर रही हैं, उन्हें हमने ट्रेनिंग भी दी और उस वजह से 30,000 आवर्स हमारे लग गए जो कि इसमें इंक्लूडेड है। और इस 30,000 आवर्स में से हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, यानी कि जब भी आपको ट्रेनिंग मिलती है तो ट्रेनिंग कई बार ऑन द फील्ड होती है, और उस फील्ड में क्या करते हैं, आपको काम दिया जाता है। जैसे आप आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं काम करते हैं, वैसे ही जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। 30,000 आवर्स की इनकी ट्रेनिंग हुई, उस 30,000 आवर्स में 15,000 घंटे ऐसे थे जिसमें इन्हें सिर्फ बैठकर ट्रेन किया गया, और 15,000 घंटे ऐसे रहे होंगे जिसमें इन्होंने काम भी किया, कुछ ना कुछ अपना योगदान भी दिया। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इसमें से 15,000 घंटे जो हैं वो वेस्ट थे, तो 4.45 लाख जो आवर्स हैं उसमें 30,000 के ट्रेनिंग आवर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 15,000 घंटे ऐसे हैं जिसमें कोई काम नहीं हुआ। तो नेट जितने घंटे काम हुआ वो कितने आ गए, 4.45 लाख माइनस 15,000 आवर्स जिस पे कोई काम नहीं हुआ, यानी कि 4.30 लाख आवर जो है उसमें काम हुआ। तो जितने आप सेल्स निकाल रहे हो ना ये 83 लाख की, ये इतने घंटों का एफर्ट है, समझ रहे हैं आप, ये इतने घंटों का एफर्ट है। और क्योंकि आपके एम्प्लॉय देरी से रिक्रूट हो रहे थे पिछले साल, अगर वैसा नहीं होता तो 1 लाख घंटे और काम करवा लिया होता, जिसकी वजह से 1 लाख घंटे का लॉस हुआ। तो उसमें आप देखिए कि 1 लाख घंटे में आपने कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन गवा दिया, समझ रहे हैं आप, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस किया। 4,30,000 आवर्स आपने काम किया, 83,03,300 रुपीज़ की सेल्स करी, तो 1 घंटे में कितनी सेल्स करी आ गया। अगर 4,30,000 आवर्स में इतनी सेल्स करी तो 1 घंटे में कितनी करी आ गया, तो 1 लाख घंटे में कितनी सेल्स हो जाती वो आपके पास आ गया। अगर 1 लाख घंटे में इतनी सेल्स हो जाती सर, क्योंकि 1 लाख घंटे आपके गवा दिए ना एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से, 1 लाख घंटे और काम करवा देते एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, वो चले गए, दूसरे आए, टाइम लग रहा है, इस बीच में 1 लाख घंटे का लॉस हो गया। अगर वो नहीं होता तो मैं इतनी सेल्स करता, जिस पर इतनी सेल्स करने के लिए मेरी कुछ कॉस्ट भी लगती, और वो कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है 80% वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी आता। तो 1 लाख घंटे जो थे उस पर मैंने इतने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन गवा दिया, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा गवा दिया मैंने। ये देखिए सर, हमसे पूछा है कितना प्रॉफिट गवाया, इतना तो मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन गवाया सर। और उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड कंसीक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड एन एनालिसिस एज फॉलोज, कि जो पिछले साल मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर हुआ था लेट रिक्रूटमेंट की वजह से 1 लाख गवाए, 1 लाख घंटे गवाए,
जो मेरे चले गए एम्प्लॉयज़ उसके लिए मैंने कॉस्ट इनकर करी, उनको सेटल करने के लिए भाई जाओ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले लो आप। रिक्रूटमेंट करा, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर में कॉस्ट इनकर करी, ट्रेनिंग करने में कॉस्ट इनकर करी। जो ऊपर 30,000 आवर्स ट्रेनिंग करे था ना, उसमें 15,000 घंटे नॉन प्रोडक्टिव थे, उसके लिए ट्रेनिंग कॉस्ट भी इनकर हुई। तो ये सारी की सारी कॉस्ट मेरी और इनकर हुई पिछले साल। तो इतना तो मैंने कंट्रीब्यूशन गवाया पिछले साल का, और साथ में इतनी मैंने और कॉस्ट इनकर करी, तो मैंने पूरा 5 लाख रुपए का अपना नुकसान करा पिछले साल। अब मैं कारण फाइंड आउट करूंगा ये मेरे एम्प्लॉय क्यों जाते हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने आपसे पूछा था कि आप प्रॉफिट फॉरगॉन निकाल दीजिए, तो हमने प्रॉफिट फॉरगॉन कैलकुलेट कर दिया। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट फॉरगॉन कैलकुलेट हो गया, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी कि जो घंटे गवाए उतने घंटे में कितना आप पैसा कमा सकते थे, सेल्स कितनी कर सकते थे, माइनस कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगती, तो इतना कंट्रीब्यूशन आपने गवाया, और आपने नए रिक्रूटमेंट्स के लिए और कितनी कॉस्ट इनकर करी, तो वो सारी चीज़ें आ गई। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपकी समरी आ गई है, यानी कि हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर आपके एमसीक्यू गिवन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स की थ्योरी आती है, और बाकी जो 90 मार्क्स है उसमें 80% प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स का जो है थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल आता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, ये जितने भी आपके सिस्टम है इसमें कैसे पेमेंट की जाती है, लेबर टर्नओवर, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, इसको हम ज़रूर करेंगे। आओ देखते हैं। मिस्टर ए is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either हाल से स्कीम जो कि 50% वाली होती है, जितना भी आप टाइम बचाओगे उसकी जितनी पेमेंट होती है उसका 50% आपको बोनस मिल जाएगा, और जितने घंटे आपने काम किया उतना तो आपको मिलेगा ही, ये हम हाल से स्कीम में पढ़ते थे। और रोवन स्कीम ऑफ वेज पेमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी, फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी to cope with the increased demand for the product by 25%। इन्हें लगता है कि अगर हम बोनस देंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और उससे हम इंक्रीज डिमांड को मीट करने में सक्षम हो जाएंगे, 25% एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the workers, it could act as a sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker। उसे लगता है कि 20% जो है वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इन दोनों में से कोई भी अगर हम सिस्टम लेकर आते हैं उसकी वजह से एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कुछ डेटा गिवन है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करंट मंथ। क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड है 40 रुपये, यानी कि आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा सर, जितने भी घंटे काम करोगे उसके 40 रुपये तो आपको मिलेंगे ही। आगे देखते हैं एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय द वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड। क्वेश्चन में ही गिवन है टाइम अलाउड जो है 2 घंटे का है, एक पीस को बनाने के लिए 2 घंटे टाइम अलाउड है, और 1 घंटे के लिए 40 रुपये की पेमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 घंटे की 80 रुपये की पेमेंट है। ठीक है, 2 घंटे लगते हैं तो 80 रुपये की पेमेंट है। चलो इसको तो हम अलग करते हैं, अभी हमारे क्वेश्चन में पीस रेट तो नहीं है, टाइम रेट के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ जो है वो है 25, और हर दिन जो है 8 घंटे का काम होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो करी गई है वो 1250 यूनिट्स की करी गई है। आपको क्या बताना है, आपको कैलकुलेट करनी इफेक्टिव अर्निंग पर आवर अंडर हाल से स्कीम एंड रोवन स्कीम, यानी कि आप दोनों के हिसाब से आप निकालेंगे कितना पैसा एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा कितना पैसा, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स टेकन, तो पता लग जाएगा इफेक्टिवली कितनी आवर की पेमेंट करी गई है हाल से सिस्टम में और रोवन सिस्टम में। साथ ही में आपको सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कितनी लेबर कॉस्ट की सेविंग करी वो निकालनी है। डेटा आपको गिवन है, यहाँ पर हम करने स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें गिवन है उसे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मिस्टर ए के 10 एम्प्लॉयज़ थे, 10 वर्कर्स थे। हर वर्कर
25 दिन काम कर रहा है और हर दिन 8 घंटे काम कर रहा है, तो ये निकल कर आ जाएगा कि कितने घंटे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। 25 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, कितना निकल कर आएगा सर बताओ ज़रा। तो ये 2000 निकल कर आ जाएगा। 2000 आवर्स यहाँ पर निकल कर आ गए। 2000 आवर्स जो हैं, एक तरह से देखा जाए 2000 आवर्स जो हैं एक्चुअली में इन्होंने काम किया। और कितना टाइम अलाउड था वो ज़रा देखेंगे। अलाउड था 2 घंटे, एक पीस के लिए 2 घंटे अलाउड थे, और 1250 पीस इन्होंने बनाए, तो 1250 पीसेस इन्होंने बनाए और एक पीस बनाने के लिए 2 घंटे अलाउड थे, तो टोटल इन्हें 2500 घंटे अलाउड थे। हालांकि इन्होंने 2000 घंटे ही लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये डेली 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन का इनका पूरा महीना होता है जिसमें ये काम करते हैं, और 10 वर्कर ने काम किया, तो सबने मिलाकर 2000 घंटे जो हैं वो लिए। हालांकि 2500 घंटे अलाउड थे, क्योंकि 2 घंटे जो हैं उसमें एक पीस बनाना था और 1250 पीस इन्होंने बनाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 500 घंटे की सेविंग कर ली गई है सर। 500 आवर्स इन्होंने बचा लिए। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे सर, 500 घंटे जो इन्होंने बचाए हैं उसमें आप हाल्से और रोवन सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं हाल्से सिस्टम के हिसाब से। हाल्से सिस्टम बोलता है जितना इन्होंने टाइम लिया, ठीक है जी, जितना इन्होंने टाइम लिया, यानी कि जो भी है 2000 घंटे इन्होंने लिए, तो उन्हें पर आवर के हिसाब से आप पेमेंट कर दो। 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर की कितनी पेमेंट होगी सर, हमने देखा था 80 रुपये थी, कितनी थी, पर आवर की कितनी पेमेंट थी, आओ देखें। पर आवर की पेमेंट है 40 रुपये। अच्छा, तो हर घंटे की है 40 रुपये की पेमेंट, प्लस 500 घंटे इन्होंने बचाए, उसमें 40 रुपये के हिसाब से इन्हें पेमेंट होती 50% पेमेंट होती, तो ये बोनस आ गया और ये इनकी पेमेंट आ गई। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगा टोटल 80,000 रुपीज़, प्लस बोनस निकल कर आएगा हालसे में 500 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका 20,000 का 50% 10,000। हालसे सिस्टम में बोनस आ गया। सिमिलरली रोवन सिस्टम में आप बोनस निकाल सकते हैं। रोवन सिस्टम में भी जितना टाइम इन्होंने लिया उसके हिसाब से पेमेंट करी जाती है, और साथ में बोनस मिलता है जितना टाइम इन्होंने बचाया, जितना अलाउड था, मल्टीप्लाई बाय जो भी 80,000 की इन्हें पेमेंट करी गई, यानी कि 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 40 पर आवर ये पेमेंट करी गई है। उसी पेमेंट का एक सर्टेन रेशो में इन्हें बोनस मिलेगा, जितना टाइम इन्होंने बचाया डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आ जाएगा करीब करीब, आप देख सकते हैं कि इसको हम 5 लिख लेंगे और 5 से इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 16,000। 16,000 बोनस आ जाएगा रोवन प्लान में, और 10,000 का बोनस आया था हालसे सिस्टम में। तो यहाँ तक की तो आपकी बात क्लियर हो गई सर। ऊपर जो पेमेंट आई है हालसे में, वो पेमेंट निकल कर आ गई करीब करीब कितना था, 10,000 था ना, और 80,000, तो 10,000 80,000 आ गया 90,000। रोवन में 80,000 प्लस 16,000 आ गया 96,000। ये टोटल पेमेंट इन दोनों मेथड में इन्हें आ गई। अब जितनी जितनी पेमेंट इन्हें कर दी गई है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं जितना आवर्स इन्होंने काम किया 2000 घंटे, तो इफेक्टिवली आवरली रेट निकल कर आ जाएगी। इफेक्टिव आवरली रेट निकल कर आ जाएगी दोनों के मेथड में, ठीक है जी। कितनी कितनी आएगी सर बताइए मुझे। 90,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 रुपीज़, और अगर यहाँ डिवाइड करेंगे 96,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 48, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 48 रुपीज़ पर आवर की पेमेंट और 45 रुपीज़ पर आवर की पेमेंट निकल कर आ गई कि बोनस के साथ अगर इतना मिलता है और ये 2000 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे के कितने मिलते हैं। इससे आपका पार्ट ए का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर। अब बारी है पार्ट बी क्वेश्चन की, जो कि बताता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय में पर पीस के हिसाब से कितनी सेविंग हुई है हालसे स्कीम में और रोवन स्कीम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहां पर पूछता है कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स।
यहाँ पर नीचे नहीं लिखा हाल से स्कीम रोवन स्कीम, बस लिख दिया अंडर द स्कीम्स, यानी कि दोनों स्कीम में कैलकुलेट करना है कितना कितना इन्होंने बचाया, पर पीस इन्होंने कितना कितना बचाया वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए सर देख लेते हैं एक बार। 90,000 की पेमेंट इन्हें करी गई और 1250 यूनिट्स इन्होंने प्रोड्यूस करे, तो एक यूनिट का 72 रुपीज़ पर यूनिट, यहाँ पर जो है 72 रुपीज़ पर यूनिट की पेमेंट करी गई है। ये है आपका हाल से सिस्टम। सिमिलरली रोवन सिस्टम में 96,000 की पेमेंट करी गई और यहाँ पर देखिए 1250 यूनिट्स इन्होंने बनाए हैं, तो एक यूनिट के लिए करीब करीब 76 रुपीज़ 80 पैसा पर यूनिट का यहाँ पर पेमेंट करी गई है। अगर आप देखते हैं कि ये स्कीम नहीं लाई जाती तो पर पीस के हिसाब से कितनी पेमेंट हो रही थी, एक पीस बनाने में 2 घंटे लग रहे थे, 1 घंटे की 40 रुपये की पेमेंट है, तो एक पीस की 80 रुपये की पेमेंट हो रही थी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया सेविंग बताइए मिस्टर ए को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस में कितनी सेविंग हो गई मिस्टर ए को। तो पहले मिस्टर ए जो है 80 रुपये दे रहे थे पर पीस के, हाल से सिस्टम में 72 रुपीज़ पर यूनिट देंगे और 76.80 रुपीज़ देंगे रोवन सिस्टम में। तो सेविंग कितनी हो गई सर, यहाँ पर 8 रुपये की सेविंग हो गई, 80 माइनस 72, और यहाँ पर इन्हें 3.20 रुपीज़ की सेविंग हो गई। यही आपका क्वेश्चन था और इसका आप आंसर देख सकते हैं। आंसर नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, यही चीज़ कैलकुलेट करी हुई है, बोनस निकाला हुआ है दोनों स्कीम में, इफेक्टिवली आवरली रेट निकाली हुई है, साथ ही में सेविंग्स निकाली हुई है पर आवर पर यूनिट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको वो निकालना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में दे दिया आवरली रेट के हिसाब से निकालिए तो आप वैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में अगर दे दिया पर पीस के हिसाब से निकालिए आप वैसे निकालेंगे, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी हम, आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं।